आह, दुष्ट इंसान, अपने भले के लिए हम जानवरों की जान का सौदा करते हैं। अब ये कुछ पैसों के लिए मुझे किसी दूसरे दुष्ट इंसान को बेच देगा। नहीं सारस, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सुंदरबन में अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई थी। शाम के समय घना कोहरा छा गया था। ठंड में कांपती हुई मिनकी चिड़िया अपने घोंसले पर वापस आई। हे भगवान, अभी तो जनवरी का महीना भी नहीं आया और ठंड कितनी ज्यादा पड़ रही है। आगे हमारा क्या होगा? दूसरी तरफ छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसको पानी बर्फ के जैसा ठंडा लगा। अरे बाप रे, इतना ठंडा पानी, जुबान भी सून्न पड़ रही है। ठंड की चिंता में सभी परेशान हो उठे और उन्होंने एक बैठक रखी। देखो साथियों, अभी सर्दियों का महीना शुरू भी नहीं हुआ। तेज दोपहरी में भी हम पर धूप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साफ जाहिर है कि इस बार सर्दी का कहर पिछली बार से भी ज्यादा बरसने वाला है। ये तो बहुत बुरा होगा। पिछली बार भी 15 दिनों के लिए तालाब के पानी में बर्फ जम गई थी और हमारे कितने ही जंगलवासी मारे गए थे। ये सभी आपस में मशवरा कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से एक जाल अपाहिज सारस के ऊपर आकर गिरा। अरे, ये जाल कहाँ से आ गया? यस, मैंने पकड़ लिया। तभी सामने से हाथ में बंदूक लिए एक आदमी आता नजर आया। भागो, ये तो शिकारी लगता है। उसे देख सभी जानवर इधर उधर भाग निकले। शिकारी ने सारस को उठाया और उसे लेकर चल दिया। अपनी कुटिया पर पहुंचकर उसने सारस को एक पिंजरे में बंद कर दिया। दुष्ट इंसान, अपने भले के लिए हम जानवरों की जान का सौदा करते हैं। अब ये कुछ पैसों के लिए मुझे किसी दूसरे दुष्ट इंसान को बेच देगा। नहीं सारस, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं तो मदन व्यापारी हूँ। अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम इंसान होकर भला मेरी भाषा कैसे समझ सकते हो? प्यारे सारस, मैं तुम्हारे जंगल में सुनहरी मशरूम की तलाश में आया था। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। उसके पास सिर्फ 10 दिनों का समय है। हमारे गांव के वैद्य जी ने बताया था कि सुंदरबन में एक खास जगह खुशबूदार सुनहरी मशरूम उगता है। अगर मेरी बीवी उस मशरूम को 10 दिन तक अपने पास रखे तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि इतने बड़े जंगल में मशरूम कहाँ ढूंढूंगा। मुझे जानवरों की भाषा भी अच्छे से समझ आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी जानवर को पकड़कर उससे उस मशरूम के बारे में पूछूंगा और उसके बाद उसे आजाद कर दूंगा। लेकिन मदन भाई, मुझे तो किसी सुनहरी मशरूम के बारे में नहीं पता। तभी दरवाजे से रामू हाथी, कालू गैंडा, मोटू बंदर, मीनू चिड़िया और छोटू हिरन अंदर आ गए। सारस, हम तुमको बचाने आए हैं। गैंडे ने मदन को ऐसी टक्कर मारी कि वो दूर जा गिरा। फिर रामू हाथी ने पिंजरा उठाकर अपनी पीठ पर रखा। अरे, मेरी बात तो सुनो। ये सभी सारस की बात सुने बगैर वहाँ से भागे और काफी दूर एक जगह जाकर रुके जहाँ पर बाकी के जानवर मौजूद थे। अरे वाह, सारस आ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। रामू हाथी, तुमने बहुत अच्छा किया कि सारस को ले आए। उस दुष्ट शिकारी का क्या हुआ? उसे तो मैंने ऐसी टक्कर मारी है कि उसकी हड्डी पसूली एक हो गई होगी। अरे वाह, अच्छा किया। दोस्तों, आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे, ये क्या कह रहे हो? वो ना जाने तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। वो कोई शिकारी नहीं है, वो मदन व्यापारी है और वो हमारे जंगल में सिर्फ सुनहरी मशरूम की तलाश में आया है। ये कहकर सारस ने सभी जानवरों को सारी बात बता डाली। अरे, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बेचारा जिंदा भी है या नहीं, हमें तो इसका भी अंदाजा नहीं है। ऊपर से इतनी सर्दी, बेचारे का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। चाहे जो भी हो, हमारी वजह से उसे चोट आई है तो उसे बचाना भी हमारा ही फर्ज है। अब सभी जानवर इकट्ठा होकर उसकी कुटिया पर पहुंचे। मदन बहुत ही बुरी हालत में था। उसका काफी खून बह चुका था। अब सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। मोंटू बंदर ने जड़ी बूटियां तैयार की और उनका लेप उसको लगाया। 3 दिन तक उसकी सेवा करने के बाद आखिरकार वो ठीक हो गया। हमें माफ कर दो मदन, हमने समझा था तुम एक शिकारी हो
जो हमें पकड़ने आए हो। कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन उस मशरूम के बारे में तुम में से किसी को नहीं पता। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। रात होते होते अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सभी जानवर उसी जगह पर रुक गए। ठंड के मारे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सभी बुरी तरह से ठिठुर रहे थे। अगली सुबह धूप निकलने पर कोहरा थोड़ा कम हुआ। पूरी रात ठंड की वजह से तालाब पर पानी के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। चलो साथियों, तालाब पर जाकर थोड़ा पानी पी लिया जाए। सभी जानवर और मदन तालाब के लिए निकल गए और वहां पहुंचने पर इन सभी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या? तालाब का पानी तो बर्फ बन गया है। जिसका डर था वही हुआ। अब हम पानी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? इस बार तो ठंड हम पर कहर ढा रही है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं भी तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर करूंगा। मुझे बस वो सुनहरी मशरूम मिल जाए, उसके बाद तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता कि वो सुनहरी मशरूम कौन से कोने में उगता है। इस पर मदन ने कुछ सोचा और बोला, क्या जंगल में कोई ऐसी जगह है जहां आज तक आप में से कोई नहीं गया? अरे हाँ, याद आया। हमारे जंगल में एक गुफा है जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। हमारे पूर्वज कहते थे कि वो सिर्फ इंसानों के लिए ही खुलता है। कोई जानवर उसके अंदर नहीं जा सकता। मुझे अभी उस गुफा पर ले चलो। ये सुनकर रामू हाथी मदन को लेकर गुफा पर पहुंचा। जैसे ही मदन गुफा के सामने जाकर रुका तो दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी नजर आने लगी। सुनहरी रोशनी? शायद इसी गुफा के अंदर वो मशरूम होगा। ये कहते हुए मदन गुफा के अंदर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसके दोनों हाथों में मशरूम थे जो सोने की तरह चमक रहे थे और उनसे खुशबू निकल रही थी। अरे वाह, ये तो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जल्दी से चलो रामू हाथी, हमारे पास समय कम है। अब ये दोनों वापस तालाब पर पहुँचे जहाँ सभी जानवर बेजान से होकर जमीन पर पड़े थे। दोस्तों, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर मदन ने उनमें से एक मशरूम जमीन पर रख दिया। धीरे धीरे तालाब की बर्फ फिर से पानी बन गई और मौसम में भी गर्मी आ गई। अरे वाह, मौसम बदल गया दोस्तों। सभी जानवरों ने तालाब से पानी पिया और उनकी जान में जान आ गई। तुम सबको सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? दरअसल वैद्य जी ने मुझे ये भी बताया था कि ये मशरूम सुनहरी होने के साथ साथ तिलस्मी भी है। इसके अंदर से जो तिलस्मी खुशबू निकलती है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हवा के रूप में फैलती है। इसका मतलब है कि अब तुम लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये सुनकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदन व्यापारी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे मेरी बीवी की जान बचानी है। दोबारा जरूर आना दोस्त। हाँ, अगली बार अपनी बीवी को साथ लेकर आऊंगा। ये कहकर मदन वहाँ से चला गया और सभी जानवर उसको हाथ हिलाकर टाटा करने लगे। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान, पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी। इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा, इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा। आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला। इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो,
तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या? ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा। अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ? खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। नहीं सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अभी अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया, फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ। इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर बोलिए। क्या सर बोलिए? तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। और ठीक है सर, मैं ले आऊंगा, मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी तो शिकारी को नींद आने लगी। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई। अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं?
आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है, तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी।